हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फेयोल। ठीक है, फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और उसने बताया कि मैनेजर्स जो हैं वो कैसे अपने काम को इफेक्टिव ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए उसने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो वर्कर से रिलेटेड थे, लेकिन फेयोल ने जो दिए वो रिलेटेड है मैनेजर से। ठीक है, क्योंकि उसने एक मैनेजर के तौर पर काम किया था। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप इसको एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या आता है, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, फेयोल ने क्या कहा कि हम जो है अपनी फैक्ट्री में पूरे काम को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि पूरे काम को डिवाइड कर दो छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर क्या होगा, हर एक एम्प्लॉय एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक ये काम कर रहा है, दूसरा दूसरा काम कर रहा है, तीसरा काम कर रहा है। ठीक है, काम जल्दी भी होगा और अपने काम में स्पेशलिस्ट बन जाएगा। ठीक है, और काम बहुत अच्छा भी होगा। ठीक है, बार बार करेगा तो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या कहा कि हम टोटल काम को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या, प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा प्रिंसिपल आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जैसे किसी को कोई काम देना है, ठीक है, अब मैनेजर है कोई, वो क्या कर रहा है कि वो अथॉरिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है सभी को कि आपको ना इतनी सेल इंक्रीज करनी है। ठीक है, या फिर इतना रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज करना है, इतना प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। ठीक है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, तो उसके लिए अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, है ना, यानी कि पावर भी देनी पड़ेगी, ज़्यादा उसको फाइनेंस देना पड़ेगा, एक्सेस देनी पड़ेगी, तभी तो अपना काम कर पाएगा। यानी कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी काम अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि हर एक चीज़ में डिसिप्लिन होना चाहिए, यानी कि जो वर्कर्स हैं वो सभी रूल्स और रेगुलेशंस जो उनको अच्छे से फॉलो करें। ठीक है, और जो मैनेजर है वो भी उनको नज़रअंदाज ना करे, वो भी एक तरीके से उनसे अच्छे बिहेव करे। ये होता है डिसिप्लिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यूनिटी ऑफ कमांड है, एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। ये आपसे स्पेशली बहुत अच्छे तरीके से इनका डिफरेंस, इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखो यूनिटी ऑफ जो कमांड होती है वो क्या होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो उसने क्या कहा कि एक वर्कर का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक मैनेजर है, ठीक है, उसके अंडर हमने 4-5 वर्कर रख दिए, और वो सभी सिर्फ उसी को फॉलो करेंगे, जो वो कहेगा वही करेंगे, उसी की बात मानेंगे, वो उन पर नज़र रखेगा, अच्छे से उनको काम देगा, उनकी सुपरविजन करेगा। ठीक है, यानी कि हर तरह से उनका जो उनसे काम करवाना, उन देखना, ये सभी वो मैनेजर करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैनेजर है, उसके अंडर भी 4-5 है। तो ऐसे ऐसे हम इनको डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब इससे काम लेके अब भाई काम तो हो गया, अब सुपरविजन उनसे करवा लेते हैं, चलो ठीक है। अब ये थोड़ी ना काम इसने दे दिया, सुपरविजन वो कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है ना। या फिर बीच में हम जाके उससे बोल रहे हैं, ऐसे तो होच पोच हो जाएगा सारा। ठीक है, तो यानी कि एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, और उसके अंदर 4-5 ऐसे कुछ एम्प्लॉय होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऐसा ही कुछ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि उसने तो क्या कहा कि हर एक एम्प्लॉय का एक बॉस होना चाहिए। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ने क्या कहा कि हर एक जो हमारी एक्टिविटी है, जैसे एक प्लान है, उस प्लान का एक बॉस होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट का एक बॉस होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो एक बड़ी सी फैक्ट्री है, उसमें 2 चीज़ें बन रही है, एक तो इधर हमारा मोटरसाइकिल बन रही है, दूसरी तरफ वो बन रहा है, कुछ और बन रहा है, जैसे ट्रक वगैरह कुछ भी बन रहा है। ठीक है, अब ये नहीं है कि इधर का कुछ इधर का उधर भी संभाल रहा है, इधर का मैनेजर उधर भी संभाल रहा है, उधर का इधर भी संभाल रहा है, ऐसे तो फिर वो भी गड़बड़ कर जाएगा और यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो क्या क्या फेयोल ने कहा कि जो मोटरसाइकिल बन रही है वो एक अलग ओनर के अंदर बननी चाहिए, यानी कि अलग हेड होना चाहिए, और जो दूसरा प्रोडक्शन है उसका हेड अलग होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो उसको ही अच्छे से मैनेज कर सके, अच्छे से सुपरवाइज कर सके। ठीक है, तो यानी कि एक प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कुछ और प्रोजेक्ट हो रहा है, उसका एक हेड होना चाहिए, यानी कि अलग अलग एक्टिविटी इंक्लूड नहीं की जाएगी, मैनिपुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं होगी। ठीक है, उसमें छोटा था, इसका नज़रिया बड़ा है। ठीक है, ऐसे हम इसको याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का क्या कहता है कि हर एक एम्प्लॉयज़ को रेमुनरेशन इतनी तो मिलनी चाहिए कि वो अच्छे से आराम से रह सके। ठीक है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। ठीक है, यानी कि वो उस अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से। ठीक है, इतनी रेमुनरेशन देनी चाहिए कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या अपना जीवन यापन आराम से कर सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, देखो सेंटर क्या होता है, बिल्कुल जो सर्कल होता है उसके बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जब सेंटर में सारी अथॉरिटी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। और जब हम उस अथॉरिटी को डिवाइड कर दें, पूरे सर्कल में डिवाइड कर दें, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि जब हम सोचते हैं कि यार अथॉरिटी ना सभी सभी एम्प्लॉय जो है इनको दे देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बांट देना, पावर सभी को दे देना, अथॉरिटी दे देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। ये मेनली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें होता है। ठीक है,
क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि सेंटर ही सब कुछ संभाल लेगा, है ना। छोटे में तो फिर भी सेंट्रलाइजेशन होता है, क्योंकि वहाँ पर वो खुद ही संभाल लेते हैं, तो डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्केलर चैन। स्केलर चैन का मतलब क्या होता है कि फेयर ने कहा कि हम एक प्रॉपर चैन को फॉलो करेंगे और सभी जो है उस चैन को वायलेट नहीं करेंगे, ठीक है। जो ऊपर होगा वो सबसे हायर अथॉरिटी होगी और नीचे होगी जो वो लोअर अथॉरिटी होगी, ठीक है। अगर उनको इमरजेंसी है तो वो अपने बराबर वालों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे उसको वायलेट नहीं कर सकते उस चेन को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब है कि चाहे तो लोग हो चाहे फिर या मटेरियल हो, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। जिसकी जो जगह है वो वहीं रहेगा। अब किसी को पता ही नहीं है कि रॉ मटेरियल कहाँ है, इस चीज़ का रॉ मटेरियल कहाँ है, इस चीज़ का रॉ मटेरियल कहाँ है, ऐसे भटकते फिर रहे हैं, ये इतने नंबर एम्प्लॉय कहाँ मिलेंगे। अब किसी का ऑर्डर ही नहीं है तो फिर तो टाइम वेस्ट है हर जगह, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ की जगह होनी चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल अपनी जगह होना चाहिए, पीपल जो हैं उन्हें जहाँ होना चाहिए वो वहाँ होने चाहिए, ठीक है। हर चीज़ का डिसिप्लिन ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है इक्विटी, ठीक है। इक्विटी का मतलब यही है कि हम सबको इक्वल ट्रीट करेंगे, जो भी मैनेजर होगा वो सबको इक्वल ट्रीट करेगा। ये नहीं है कि ये मेरा फेवरेट एम्प्लॉय है, ये इसको ये पसंद नहीं है इसको दूर ले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। कोई भी फेवरेटिज्म नहीं होगी। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मतलब कि हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हम इतने अच्छे तरीके से हम उनको ट्रीट करें ताकि वो यहाँ से छोड़ कर ना जाए, ठीक है। क्योंकि अगर वो छोड़ के चले गई तो आप बताओ इतना लंबा प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है तब जाकर वो काम करने लायक बनते हैं। तो फिर इतना लंबा प्रोसेस तो सब व्यर्थ हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि हम एम्प्लॉयज को इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे वो छोड़ कर ना जाए, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि हम एम्प्लॉयज को इनिशिएट करें कुछ करने के लिए, ठीक है। कई बार ना एम्प्लॉयज़ के पास भी इतने अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं जो हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, ठीक है। मैनेजर्स के दिमाग में नहीं आते तो वो एम्प्लॉय इतने अच्छे सजेशंस दे देते हैं। तो इनिशिएट का मतलब यही है कि उनसे भी कुछ उनको इनिशिएट किया जाए ताकि वो बोल लें, है ना, वो भी कुछ अपने सजेशंस वगैरह प्रोवाइड करें। उसके बाद लास्ट प्रिंसिपल आता है एस्पिरिट डे कोर्स। एस्पिरिट डे कोर्स का क्या मतलब है, फेयर ने बताया कि ये जो प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग मैनेजर को कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि वो ही अपने आप को ओनर समझने लगे, ठीक है। उसको ऐसे काम करना चाहिए कि मतलब जैसे हम सब मिलके अब ये काम करेंगे, ठीक है। ताकि एम्प्लॉयज़ को भी लगे कि हाँ यार हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। और ये देखो ऐसे नहीं बोला कि अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ ले जाऊँगा, है ना, वहाँ ले जाऊँगा, मैं इतने वो करूँगा, ग्रोथ करूँगा। खुद से तो नहीं होगी ना, करेंगे तो एम्प्लॉय। तो उनको मोटिवेट करें ऐसी जो है ऐसे बोल के कि हाँ हम, यानी कि टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो तभी वो अपना 100% दे सकेंगे, है ना। तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फेयर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।